नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में अपने आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी, इकोनॉमिक्स का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 40 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। अब उसी के आगे का क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए हम 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आप सभी को पता है 1 जनवरी 1995 1 जनवरी 1995 हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। गैट के उरुग्वे राउंड जो 1986 से 94 के बीच हुआ था, उसी के परिणाम स्वरूप मार्केस समझौता हुआ, जिसके तहत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी, जो सदस्य राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। और अभी अगर बात करें वर्तमान में इस संगठन में, विश्व व्यापार संगठन में 164 देश हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 1995। आपका इसमें राइट आंसर ये 1995 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति का यहाँ पे विस्तृत माप पूछा है, तो M3 मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप होता है, क्योंकि M1 को मुद्रा की पूर्ति का संकीर्ण माप माना जाता है। अगर आपको संकीर्ण माप पूछा जाए तो आप M1 लगाएंगे, अगर विस्तृत माप पूछा जाता है तो M3 है, क्योंकि M1 में आपको पता है कि जनता के पास जो मुद्रा होती है प्लस बैंकों के पास जनता की मांग जमा प्लस RBI की जमाएँ शामिल की जाती हैं। वहीं दूसरे एंड पे अगर M2 की बात की जाए, M2 में क्या शामिल किया जाता है, तो M2 में M1 पूरा प्लस डाकघर की जो बचत बैंक जमाएँ हैं उसको भी शामिल किया जाता है। और अगर M3 में पूछा जाए तो M3 में M1 प्लस बैंकों में सावधि जमाएँ शामिल किया जाता है। M3 में M1 प्लस बैंकों में सावधि जमाएँ शामिल किया जाता है। जो बैंकों में सावधि जमाएँ हैं उसको शामिल किया जाता है। वहीं अगर M4 की बात की जाए, M4 में क्या शामिल किया जाता है, तो M4 में M3 प्लस डाकघर में कुल जमाएँ, जो डाकघर है उसकी टोटल जमा को M4 में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास किसने दिया है। तो प्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास एडम स्मिथ ने दिया है। स्मिथ का तर्क था कि पानी जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है, फिर भी यह सस्ता है, जबकि हीरा जीवन के लिए आवश्यक न होते हुए भी अत्यंत महंगा है। इस विरोधाभास को स्मिथ स्वयं सुलझा नहीं पाए। इस विरोधाभास को मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के द्वारा सुलझाया गया था। तो इसमें एडम स्मिथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत आगम को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो सीमांत आगम को TRN माइनस TRN माइनस 1 के सूत्र से ज्ञात किया जाता है, अर्थात इसमें A नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे MRN आपका हो जाता है nवीं इकाई से मिलने वाला सीमांत आगम। वहीं पे TRN यहाँ पे क्या है, TRN nवीं इकाई से प्राप्त कुल आगम है। वहीं पे जो आपका दूसरा दिया हुआ है TRN माइनस 1 जो दिया हुआ है ये n-1वीं इकाई से प्राप्त कुल आगम को दिखाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर A हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग से अभिप्राय निम्नलिखित में से किससे है। तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि एक खुली अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो जिसका शेष विश्व के साथ आर्थिक लेन देन होता है उसको हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। समग्र मांग वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले समग्र व्यय के संदर्भ में देखा जाता है। तो यहाँ पे C+I+G+X-M आपका ये खुली अर्थव्यवस्था को डिनोट करता है, क्योंकि यहाँ पे X-M जो आप देख रहे हैं ये आयात और निर्यात को दिखाता है। निबल निर्यात अगर दोनों माइनस कर देंगे तो निबल निर्यात निकल के आएगा। इसका मतलब हम अन्य देश के साथ लेन देन कर रहे हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा।
यहीं पे दूसरे एंड पे अगर देखा जाए क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, बंद अर्थव्यवस्था, तो जिसका शेष विश्व के साथ कोई लेन देन नहीं होता है उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका आप इस तरह से देख सकते हैं QD बराबर C+I+G। यहाँ पे आप देखेंगे कि X-M है, उसको हम इसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बंद अर्थव्यवस्था का यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति के परिवर्तन से क्या होता है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं ये कहते हैं कि अगर मुद्रा पूर्ति का परिवर्तन किया जाए तो उससे क्या होगा। तो परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति के परिवर्तन से केवल कीमतें बढ़ती हैं, केवल कीमतें प्रभावित होंगी। इसमें आपका A राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भुगतान संतुलन राष्ट्र का एक वार्षिक लेखा विवरण है। तो यहाँ आपको बताना है भुगतान संतुलन किसी देश का एक वार्षिक लेखा विवरण है जो उस देश की समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेनदारियों तथा देनदारियों को दर्शाता है। यहाँ पे इंटरनेशनल क्रेडिट्स एंड लायबिलिटीज, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है पूछा गया है। तो हालांकि ये पेपर पुराना है इसलिए जब ये पेपर पूछा गया था उस हिसाब से आपको बताना है, उस टाइम पीरियड के हिसाब से कि कौन थे उस समय। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। यहाँ पे आपका राइट आंसर B हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे आपका राइट आंसर B हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे N.K. सिंह हैं, ये आपको याद रखना है। N.K. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर 14वां वित्त आयोग पूछा जाए तो Y.B. रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पूर्ति मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, किसने कहा है। तो सभी को पता होगा कि पूर्ति मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, ये कथन J.B. से का है। यहीं से का नियम भी है जो कि परंपरावादी समष्टि आर्थिक विचार की रीढ़ है। इस नियम के पीछे तर्क यह है कि वस्तुओं की आपूर्ति स्वयं ही पर्याप्त आय का सृजन कर वस्तुओं की आपूर्ति के बराबर मांग का सृजन करती है। ये J.B. से का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। इसमें आपका D आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता सदा होती है। तो रिज रेखा पे आपको बताना है, जो रिज लाइन होती है वहाँ पे इसकी सीमांत उत्पादकता 0 होती है, 0 आपका होगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे देखते हैं, IS वक्र का ढाल होता है। IS वक्र का ढाल होता है, आपको बताना है IS वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। इसमें आपका A ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका फिगर मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये आपको यहाँ पे नीचे आय लेना है, यहाँ पे ब्याज दर लेना है, Y हो गया आपका और आपका ये X एक्सिस हो गया। तो IS वक्र नीचे डाउनवर्ड होगा इसलिए ये ऋणात्मक होगा। IS वक्र का ढाल ये बताता है कि राष्ट्रीय आय का स्तर Y और ब्याज की दर R से व्युत्क्रानुपाती रूप से संबंधित होता है, अर्थात उल्टा रिलेशन रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संतुलित बजट का गुणांक मान्यताओं के अंतर्गत है। संतुलित बजट का गुणांक जो है ये =1 के बराबर होगा, अर्थात इसमें आपका बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैगनर का नियम किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि वैगनर का नियम किससे संबंधित है। वैगनर का नियम सार्वजनिक व्यय से संबंधित है, यहाँ पे आपका B ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे वृद्धिमान सार्वजनिक व्यय का नियम भी कहा जाता है, इस वैगनर के नियम को। इसके अनुसार आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती जाती है, अर्थात सार्वजनिक व्यय तथा आर्थिक वृद्धि के मध्य धनात्मक व कार्यात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये आपका वैगनर का नियम है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा की सट्टा मांग निर्भर करती है। अगेन इजी क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रा की सट्टा मांग। तो आपको बताना है कि ये 3 मुद्रा की सट्टा मांग ब्याज दर पर निर्भर करती है, और मुद्रा की सट्टा मांग और ब्याज दर में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात जब ब्याज दर में वृद्धि होती है तो मुद्रा की सट्टा मांग घट जाती है, और जब ब्याज दर में कमी होती है तो मुद्रा की सट्टा मांग में वृद्धि हो जाती है।
तो यहाँ पे आपको ये समझना है ब्याज दर, सट्टा मांग ब्याज दर से संबंधित है। बाकी के जो दोनों मुद्रा की मांग है वो आय के ऊपर निर्भर करती है। 3 तरह की मांग की बात करते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्युत्क्रम मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो J.S. मिल ने व्युत्क्रम मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। J.S. मिल 1948 में इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में इन्होंने इसका जिक्र किया है। इनके अनुसार व्यापार की शर्तें विदेशी वस्तुओं के लिए घरेलू मांग और घरेलू वस्तुओं के लिए विदेशी मांग की तीव्रता से निर्धारित होती हैं, ऐसा J.S. मिल कहे थे अपने इस पुस्तक में। आगे देखते हैं प्रबल धक्का प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रोजेस्टीन रोडान प्रबल धक्का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार किसी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में विकास की बाधाओं को पार करने तथा उसे प्रगति के पथ पे लाने के लिए या उसको चलाने के लिए बड़ा धक्का की आवश्यकता होती है, जो न्यूनतम किंतु बड़ी मात्रा में निवेश के रूप में हो। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 प्रकार की अविभाज्यताएं के बारे में भी बात किया है। इन्होंने पहला कहा है उत्पादन फलन में विद्यमान अविभाज्यता, उत्पादन फलन में, और दूसरा मांग में, और तीसरा इन्होंने बचतों की पूर्ति में अविभाज्यता की बात की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाकू धार संतुलन की समस्या संबंधित है। चाकू धार की समस्या आपको बताना है, ये हैरेड मॉडल से संबंधित है। ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हैरेड मॉडल में पूर्ण रोजगार संतुलन वृद्धि के लिए ये आवश्यक शर्त बताया है। इन्होंने बताया है GN बराबर GW और बराबर G। यहाँ एक चाकूधार संतुलन है, क्योंकि यदि वृद्धि की प्राकृतिक दर यानी कि ग्रोथ ऑफ नेचुरल रेट और ग्रोथ ऑफ ये वास्तविक ग्रोथ रेट है, और GW आपका अभिष्ट वारंटेड ग्रोथ रेट हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो इसमें कोई विचलन अगर होता है तो अर्थव्यवस्था जो है दीर्घकालीन अस्थिरता अथवा स्फीति की स्थिति उत्पन्न करेगी। तो चाकूधार अगर ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, GN बराबर GW और G, तो चाकूधार की समस्या उत्पन्न होगी। ये हैरेड ने ये मॉडल दिया था। आगे देखते हैं जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है? जन्म दर तथा मृत्यु दर का अंतर बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर बढ़ना। जनसंख्या विस्फोट से आशय जनसंख्या में होने वाले तीव्र वृद्धि से है, जो जन्म दर में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, बाल मृत्यु दर में कमी तथा मृत्यु दर में कमी के कारण उत्पन्न होती है। तो आपका इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि वित्त में सर्वोच्च संस्था है। कृषि वित्त क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, ये संस्था है। इधर इंग्लिश में आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है। तो नाबार्ड जो है कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसको कहते हैं। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 100 करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी से इसकी स्थापना की गई थी। इतना आप इसके बारे में जान लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नरसिंहम कमेटी 1991 का गठन किया गया। तो नरसिंहम कमेटी 1991 का गठन वित्तीय सुधारों के लिए किया गया था। और समिति की प्रमुख सिफारिश थी वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको SLR कहते हैं, अगले 5 वर्षों में 38.5% से कम करके उसे 28% के स्तर पर लाना बात किया गया था। ब्याज दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा तय किया जाना, और विदेशी बैंकों को देश में प्रोत्साहित करना, और बैंकों को दोहरे नियंत्रण को समाप्त करना आदि नरसिंहम कमेटी 1991 की जो सिफारिशें थी वो थी। इसलिए यहाँ पे आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय सुधार के लिए। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलो के दीर्घकालीन विकास मॉडल में कौन सी मान्यता गलत है? तो आपको बताना है कि सोलो के दीर्घकालीन विकास मॉडल में कौन सी मान्यता गलत है। तो यहाँ मूल्य तथा मजदूरी स्थिर है, ये आपका गलत है। लेकिन उससे पहले आपको मान्यता के बारे में कुछ सुन लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि इनकी आखिर मान्यता क्या थी। तो सोलो के दीर्घकालीन जो विकास मॉडल है, ये मूल्य तथा मजदूरी लोचशीलता होती है। मूल्य तथा मजदूरी में लोचशीलता होती है, स्थिर नहीं होती, पहला नंबर। इसलिए ये आपका सी गलत हो जाता है। उत्पादन के केवल 2 साधन मानते हैं ये, श्रम और पूंजी। उत्पादन के केवल 2 साधन मानते हैं।
आगे कहते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल कार्यशील हैं, प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन है। पैमाना का इसमें स्थिर प्रतिफल की बात की गई है। आगे कहते हैं श्रमिकों का पूर्ण रोजगार है, जो भी श्रमिक काम पे लगे हैं, जो भी लेबर काम पे लगे हैं वो पूर्ण रोजगार में हैं। आगे कहते हैं श्रम तथा पूंजी को उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार भुगतान किया जाता है, जो भी लेबर और कैपिटल है उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार उनको वेतन दिया जा रहा है। क्रय जो श्रम शक्ति की वृद्धि दर बाह्य रूप से निर्धारित होती है। बचत अनुपात स्थिर है। तकनीकी प्रगति तटस्थ है। इस मॉडल की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूलर के प्रमेय का संबंध किससे है? यूलर का प्रमेय का संबंध वितरण से है। इसमें आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। यदि ये कहते हैं यदि साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार प्रतिफल वितरित किया जाए तो पूरा का पूरा उत्पादन समाप्त हो जाएगा। इससे यूलर आयलर प्रमेय भी कहते हैं, तो आपका इसमें बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैकवाश प्रभाव की अवधारणा का श्रेय जाता है। बैकवाश अवधारणा जो है, बैकवाश प्रभाव की अवधारणा ये गुनार मेडल जी मेडल ने दिया था। और इससे आशय यह है कि जब किसी देश का कोई एक विशेष क्षेत्र वृद्धि करता है अथवा विकास के पथ पर अग्रसर होता है तो वह देश अन्य क्षेत्रों से मानव पूंजी तथा भौतिक पूंजी जैसे आधारिक संरचना, वित्त, मशीनरी आदि को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, रेचेट अनुवर्ती प्रभाव प्रतिपादित किया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ड्यूजनबेरी ने प्रतिपादित किया था। ड्यूजनबेरी का तर्क था कि जब आय में कमी के सापेक्ष उपभोग में कमी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में औसत उपभोग प्रवृत्ति जिसको एपीसी में वृद्धि होती है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी में गिरावट होती है। इसे ही उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत रेचेट प्रभाव कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा दी थी। तो उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा मार्शल ने दी थी। उपभोक्ता अतिरेक को किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता जितना भुगतान करने के लिए तैयार है और वास्तव में जो भुगतान करता है, इन दोनों के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसी को हम उपभोक्ता की बचत भी कहते हैं। एक उपभोक्ता वास्तव में जो किसी वस्तु के उपभोग से वंचित होने की अपेक्षा जो कीमत देना चाहता है और वास्तव में जो कीमत देता है, इन दोनों के बीच का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरा मॉडल की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो पूरा मॉडल की अवधारणा भूतपूर्व जो हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। यह ग्रामीण विकास की एक रणनीति है जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास पर जोर दिया जाता है तथा गांव शहर के बीच की खाई को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इसको एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरा मॉडल की अवधारणा दिया था। आगे देखते हैं, बाजार जिसमें एक खरीदार एवं अनेक विक्रेता हों क्या कहलाता है? एक खरीदार और अनेक विक्रेता हों, इसको हम क्रेता एकाधिकार कहते हैं। जिसमें अनेक विक्रेता हों उसे क्रेता एकाधिकार कहते हैं। आगे देखते हैं, बचत पर प्रतिफल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बचत पर अगर प्रतिफल मिलता है तो क्या कहलाता है? बचत पर मिलने वाले प्रतिफल को ब्याज कहते हैं। बचत पर मिलने वाले प्रतिफल को इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं। अर्थशास्त्र में ब्याज के ऋण का मूल्य माना जाता है। कीन्स के अनुसार ब्याज तरलता के परित्याग का पुरस्कार है, तो इसमें भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सभी। तो इसमें लोगों को उनके बौद्धिक सृजन के संबंध में दिए जाने वाले अधिकारों को बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। इसके अंतर्गत पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन अधिकार, भौगोलिक सूचक आदि आते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये लगभग बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित। भारत में 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनमें वे 14 बैंक शामिल थे जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। अगर करंट में पूछा जाए तो आप राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या इस समय 12 है। आगे देखते हैं, एसडीआर किसके द्वारा सृजित किया गया था? विशेष आहरण अधिकार, इसको एसडीआर कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसडीआर किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो विशेष आहरण अधिकार का सृजन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल
मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1969 में 1969 में किया गया था। इसे कागजी स्वर्ण यानी पेपर गोल्ड भी कहते हैं। एसडीआर के मूल्य निर्धारण में अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो तथा चीन की मुद्रा रेमनवी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गतिमान औसत प्रयोग होता है। ये गतिमान औसत का प्रयोग सामान्यतः काल श्रेणी आंकड़ों के साथ अल्पकालिक उतार चढ़ाव को सुचारू बनाने और दीर्घकालीन अवधि प्रवृत्ति या उपनति या चक्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो गतिमान काल श्रेणी यहाँ पे है, तो काल श्रेणी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्पतन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे आपको बताना है उत्पतन सिद्धांत, तो डब्ल्यू रोस्टो ने इसको प्रतिपादित किया था। उत्पतन सिद्धांत क्या है, इसमें डब्ल्यू जो रोस्टो हैं ये वृद्धि की 5 अवस्थाओं की बात करते हैं। ये कहते हैं पहली अवस्था परंपरागत समाज की है, दूसरी अवस्था उत्कर्ष की पूर्व की अवस्था है, तीसरी उत्कर्ष की बताते हैं, चौथी परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था है, पांचवी जो अत्यधिक उपभोग की अवस्था है। काफ़ी जगह ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इनमें कौन सी तीसरी अवस्था है, कौन सी दूसरी अवस्था है, तो आपको क्रम से याद कर लेना है। पहली अवस्था परंपरागत समाज, दूसरी उत्कृष्ट के पूर्व की अवस्था प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, और तीसरा उत्कर्ष की अवस्था, और चौथा है परिपक्वता की अवस्था की ओर अग्रसर होने वाली, और पांचवा है अत्यधिक उपभोग की अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोग, कीमत, बाजार, फर्म आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर वस्तु कीमत निर्धारण, ये डी नंबर सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और उपभोग फलन, इन सब का अध्ययन जो है समष्टि के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 75, जब मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर सीधी रेखा हो तो मांग की लोच क्या होगी। ये कह रहे हैं जब मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो, अर्थात समांतर हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है। जब मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो जाती है तो मांग की लोच अनंत हो जाती है ना। ये आपको मैंने फिगर में बना के दिखा दिया है, तो ये आपका अनंत हो जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो वस्तुएं x तथा y पूर्ण स्थानापन्न होती हैं तो इन दोनों में सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होगी और ऐसी स्थिति में तटस्था वक्र रेखा का आकार कैसा होगा। तो जब दो वस्तुएं x तथा y पूर्ण स्थानापन्न होती हैं तो इन दोनों में सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होगी और ऐसी स्थिति में तटस्था वक्र रेखा एक ऋणात्मक ढाल वाली सीधी रेखा होगा। ऋणात्मक ढाल में ऐसे आपका बन जाएगा, तब दोनों से मिलने वाली उपयोगिता एक समान है, जैसे गेहूं और चावल, चाय और कॉफ़ी आदि। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्शल के अनुसार x तथा y दो वस्तुओं के बीच एक उपभोक्ता के संतुलन की दशा होगी। कब यहाँ पे पूछ रहा है कि x तथा y दो वस्तुओं के बीच किसी उपभोक्ता के संतुलन की दशा होगी। तो यहाँ पे दो वस्तुओं के बीच जब मुद्रा की एक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दोनों वस्तुओं के समान होगी, अर्थात MUX बटा PX बराबर MUY बटा PY। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन की सर्वोत्तम परिभाषा के अनुसार उत्पादन होता है वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन और उसके मूल्य में वृद्धि। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाजार की वह कौन सी दशा है जिसमें फर्म ही उद्योग होती है। तो ऐसी कौन सी दशा है, एकाधिकार की अवस्था में फर्म ही उद्योग होती है। इसमें आपका मोनोपोली राइट आंसर हो जाएगा। एकाधिकार से यहाँ से बाजार की ऐसी अवस्था से होता है जिसमें अकेला विक्रेता ऐसी वस्तुएं बेचता है जिसका कोई निकट स्थानापन्न ना हो, वो अकेले विक्रेता होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन इसमें और भी हैं लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में फिर से सॉल्व कराऊंगा। 40 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन है इस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो पेपर लिया गया था। तो 40-40 क्वेश्चन करके हम लोग इसको अभी देख रहे हैं ताकि आप वीडियो आसानी से देख सकें।
नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपके लिए वीडियो ये उपयोगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे आने वाले दिनों में जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लास्ट क्वेश्चन आज का 80 नंबर क्वेश्चन, अदा प्रदा विश्लेषण सिद्धांत किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित है? अदा प्रदा यानी आगत निर्गत विश्लेषण सिद्धांत W. लियोनटिफ। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगत निर्गत विश्लेषण यह बताता है कि समूची अर्थव्यवस्था में औद्योगिक अंतःसंबंध और अंतर्निर्भरताएं होती हैं। एक उद्योग की आगत दूसरे उद्योग की निर्गत होती है और विलोम सा भी, जिससे अंततः उनके आपसी संबंधों और परस्पर निर्भरताओं के चलते अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति का संतुलन बन जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर इसी का अगला पार्ट लेकर आते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।